इस दुनिया में फाइनेंस पर अब तक दो सबसे बड़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। पहली तो है ऑब्वियसली रिच डैड पुअर डैड, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। जब मैंने वो बुक पढ़ी थी तो मुझे वो बेस्ट लगी थी, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये किस लेवल की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फाइनेंशियल नॉलेज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। शुरू करने से पहले दो लोगों की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। पहले है रोनाल्डो रेड। रोनाल्डो रेड का जन्म एक छोटे से गाँव में होता है और ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। इनकी लाइफ इतनी सिंपल होती है जितनी किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रेड ने 25 सालों तक मरम्मत का काम किया और 17 सालों तक फर्श पर सफाई का काम किया। जब ये 50 साल के हुए तो इनकी बीवी की डेथ हो गई और 2014 में 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो पता चलता है कि इन्होंने वसीयत में अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए छोड़े हैं और वहां की लाइब्रेरी और हॉस्पिटल के लिए 6 मिलियन रुपए डोनेट किए हैं। जो लोग रेड को जानते थे वो सब हैरान हो गए कि आखिर रेड के पास इतना पैसा आया कहां से। अब इसका जवाब ये नहीं है कि उनको कोई लॉटरी टिकट लग गई थी। इसका जवाब यह है कि रेड ने एक बहुत ही सिंपल लाइफ जी और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उन्होंने सेव किया और फिर अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और फिर कई सालों तक वेट करने के बाद उनका छोटा सा अमाउंट बढ़कर 8 मिलियन हो गया। ये तो थी रोनाल्डो रेड की कहानी। अब मैं आपको रिचर्ड फुस्कोन की कहानी सुनाता हूँ। रिचर्ड फुस्कोन के पास वो सब था जो रोनाल्डो रेड के पास नहीं था और रिचर्ड फुस्कोन ने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि 40 साल की उम्र तक उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उसके बाद में इनकी कहानी में आता है ट्विस्ट। इन्होंने 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का घर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया, जहां पे इनके घर में 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैरेज और घर के मेंटेनेंस के लिए जो इनका मंथली एक्सपेंसिव था वो था $90,000 यानी कि 75 लाख रुपए। और 2008 में आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने सबको मिट्टी में मिला दिया और रिचर्ड फुस्कोन भी उसमें मिट्टी में मिल गए। इतना ज्यादा खर्चा और इतना बड़ा लोन लेने की वजह से एक टाइम आया जब इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और इनकी सारी संपत्ति को कंट्रोल में ला दिया गया और फिर प्रेशर में आकर इन्होंने अपनी जान दे दी। अब देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। पहले के पास कुछ भी नहीं था लेकिन मरते टाइम उनके पास था $8 मिलियन और दूसरे के पास सब कुछ था लेकिन मरते टाइम उनके पास कुछ नहीं था। इसका रीजन सिर्फ एक, रोनाल्डो रेड के अंदर पैशन था और रिचर्ड फुस्कोन एक लालची इंसान था। आइए जानते हैं कुछ कमाल के लेसन इस किताब से। पहला पॉइंट है नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी मूर्ख नहीं है। कुछ लोग पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण हरकतें जरूर करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं है। क्या मतलब इसका, आइए जानते हैं। देखिए दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पे जन्मे हैं और हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है पैसे को देखने का। उनका अलग अलग एक एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है पैसों को लेकर आपकी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क हो। जो चीज मुझे मूर्खों वाली लग रही हो सकता है वो आपके लिए मायने रखती हो, या फिर जो चीज आपको मूर्खों वाली लग रही है हो सकता है वो मेरे लिए मायने रखती हो। क्योंकि जो इंसान गरीबी में पाला बड़ा है वो रिस्क और रिवार्ड को किस तरह सोचता है उस तरह से एक अमीर की औलाद चाहकर भी नहीं सोच सकती। और इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों के साथ में जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया में कितना हुआ है उसका सिर्फ 0.0000001% है। यानी कि अगर दुनिया में पैसों को लेकर इतना कुछ हुआ है तो उसमें से जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इतना सा है। और हम लोग कुछ किताबें पढ़कर YouTube पे कुछ वीडियोस देख के ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो पूरा फाइनेंशियल नॉलेज आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और पता होने से भी कुछ नहीं होता है जब तक कि वो चीज़ आपके साथ में ना बीत जाए। अमेरिका में लो इनकम फैमिली भी $400 खर्च करती है एक लॉटरी टिकट पर, लेकिन मुसीबत के टाइम पर उनके पास $400 तक नहीं होते। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं, $400 खर्च करते हैं लॉटरी पर और मुसीबत के टाइम पर इनके पास $400 तक नहीं होते। अब हो सकता है ये चीज़ मुझे और आपको बेवकूफ़ों वाली लगे, लेकिन हो सकता है ये उनके लिए मायने रखती हो। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एफडी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग ट्रैवल करने में, घूमने फिरने में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मूर्ख नहीं है। हम सबका एक अलग अलग नजरिया है इस दुनिया को देखने का। तो इस पॉइंट से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला कि फाइनेंशियल डिसीजन मैथमेटिकली या लॉजिकली नहीं होते हैं, वो लिए जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, हमारी नजरिए के बेस पर। दूसरी कि अगर कोई इंसान एक ही फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो उससे ज़रा बच के रहना, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए काम तो नहीं कर सकती। हम एक मिडिल क्लास इंसान को बोल सकते कि पैसा सेव करना चाहिए, लेकिन वही सेम चीज़ आप एक गरीब इंसान को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो इंसान दिन के 200-300 रुपये कमाता है वो सेव कहाँ से करेगा। अगर वो सेव करेगा वो तो भूखा मर जाएगा। तो किसी की भी एडवाइस पे मत जाना, आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं, जब अमीर लोग मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। देखिए चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि नेवर इनफ,
यानी इंसान को कितना ही मिल जाए वो उसे कम ही लगता है। अगर आज आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो कुछ टाइम बाद आपको वो कम ही पड़ जाएगा। आप सोचोगे कि यार काश मेरे पास ना 3 से 4 लाख रुपए आ जाते तो मजा आ जाता। 3 से 4 लाख रुपए आ जाएंगे तब भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी जो डिजायर है वो बढ़ती रहेगी और एक टाइम आएगा जब आपको 3 से 4 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि जब अमीर लोग मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, एक टाइम बाद जब आप एक अच्छा अमाउंट अर्न करने लग जाओ तो ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ायर्स को रोक दो, क्योंकि आपका गोल अगर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको कितना ही क्यों ना मिल जाएगा वो आपको हमेशा कम ही पड़ते जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं 4 से 5 लाख कमाने का, लेकिन जब आप 4 से 5 लाख भी कमाने लग जाएंगे तो भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ये 4 से 5 लाख ना मुझे कम पड़ रहा है और इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार मेरा वो दोस्त है मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है और मैं उससे कम पैसे कमा रहा हूँ। मेरे वो रिश्तेदार हैं वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और मैं उनसे कम पैसे कमा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि सामाजिक तुलना की जो छत है उसे कोई छू ही नहीं सकता, चाहे वो अडानी अंबानी ही क्यों ना हो। या फिर ऐसा कहें कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे कभी जीता ही नहीं जा सकता, या फिर इसको जीतने का एक ही तरीका है, इसे लड़ा ही ना जाए। लेकिन ऐसे में हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार इस हिसाब से तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, तो इसका क्या। देखिए यहाँ पे आपको सोच समझ कर कदम उठाना होगा, आगे बढ़ो, लेकिन कहाँ पे रुकना है ये भी याद रखना है, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टिंग में ये चीज़ नहीं चलती। कई लोग तब जाके रुकते हैं जब वो अपना सब कुछ गवा देते हैं, और कई बार ज़्यादा कमाने के चक्कर में हम अपनी कई सारी चीज़ें रिस्क पर लगा देते हैं। और ऑथर इस बुक में कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेकर हमें कभी भी रिस्क नहीं लेना है। वो चीज़ें आपकी रेपुटेशन, फैमिली, आपके दोस्त, वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें जो है ये अनमोल हैं, इनका कोई मोल ही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को लेके कभी रिस्क नहीं लेना है। इनको अगर रिस्क में डाल के आप आगे बढ़ भी जाओगे तो वो आगे बढ़ना किस काम का। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी तो नहीं, पैसा कमाओ सब कुछ आपके पास चले आता है। देखिए ऐसी बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार फैमिली बड़ी थी पैसे से। पैसों को लेकर जब आप अपनी रेपुटेशन, आपकी फैमिली, वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, वो सब चीज़ें खो दोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार पैसा कितनी छोटी चीज़ थी इन सब चीज़ों के सामने। तो आगे बढ़ो, लेकिन ये याद रखो कि आखिर रुकना कहाँ पे है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, वरना कई बार अमीर लोग भी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। तीसरा पॉइंट है विषमकारी कंपाउंडिंग। देखिए वॉरेन बफेट की जो टोटल वेल्थ है उनमें से 99% जो उनकी वेल्थ है वो उनकी 50 साल की उम्र के बाद में आई है। इनकी एज के अकॉर्डिंग आप इनकी वेल्थ देखिए। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए हमारा माइंड जो है वो बना ही नहीं है, क्योंकि इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसे समझता हर इंसान है, लेकिन फिर भी इसे फॉलो कोई नहीं कर पाता। हमारा जो माइंड है वो इसको समझने के लिए बना ही नहीं है, और इसीलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताते हैं। और अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि वॉरेन बफेट साहब दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने, इस पर 2000 से ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी किताबें हैं जो इस पॉइंट पे बात करती हैं कि वॉरेन बफेट साहब इसीलिए अमीर नहीं बने कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसीलिए सबसे ज़्यादा अमीर बने क्योंकि वो बचपन से ही एक अच्छे इन्वेस्टर थे। उन्होंने 10-11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 30 साल की उम्र तक उन्होंने कमाए $1 मिलियन और 60 साल की उम्र तक उन्होंने कमाए $11.9 मिलियन, यानी कि 1 अरब रुपए। अब वो चाहते तो वो सोचते कि यार 60 साल का हो चुका हूँ, एक काम करता हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ, अपने पोती पोती के साथ खेलता हूँ और मजे करता हूँ लाइफ में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा सोचते और वहीं पे रुक जाते तो उनकी आज जो वेल्थ है वो 99.99% कम होती। और देखा जाए तो वॉरेन बफेट साहब कोई इतने अच्छे इन्वेस्टर थोड़ी थे। उन्होंने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 22% के हिसाब से ही तो ग्रो किया है। लेकिन अगर हम जिम साइमंस को देखें तो उन्होंने 1988 से ही 66% के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है, जो कि वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की संपत्ति जिम साइमंस से 75% ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है टाइम का, समय का। जहां वॉरेन बफेट ने 10-11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट की थी, वहीं जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र के बाद अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट की तरह 10-11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होती और हर साल 66% के हिसाब से ग्रो की होती, तो आज की डेट पे उनकी जो वेल्थ है वो कुछ इतनी होती। अब अगर कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं तो मुझे प्लीज़ बता दो कि ये कितना है। अब ये सारी चीज़ें हमारा माइंड सहन ही नहीं कर पाता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग की यही तो ताकत है कि ये हमारे माइंड को भी चकमा दे जाती है।
और जिसका माइंड इसको पकड़ लेता है, समझ लेता है, कैच कर लेता है, वो फिर वॉरेन बफेट की तरह एक बहुत अमीर इंसान बनता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए कंपाउंडिंग की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों अलग कलाएं होती हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो एक अच्छे डिसीजंस और अच्छे तरह से इन्वेस्ट करे, बल्कि ये जरूरी होता है कि टाइम टू टाइम वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। ऑथर ने इसे दो इन्वेस्टर की एग्जांपल से समझाया है। पहले है जेसी लिवरमोर। इनका जन्म होता है 1877 में और ये जाने माने ट्रेडर थे, अपने टाइम के बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे और इन्होंने अपनी 30 साल की उम्र तक कमाए थे $100 मिलियन। लेकिन फिर 1929 में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है। बात है 1929 के अक्टूबर महीने की, जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी चल रही थी और इस एक ही महीने के अंदर स्टॉक मार्केट जो था वो 1/3 हो गया। और 29 अक्टूबर की शाम को बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर की आत्महत्या की खबरें आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इन्वेस्ट किया था और कुछ लोग सब कुछ खो चुके थे। अब ऐसे में जेसी लीवर की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी माँ कमरे में बंद होकर रो रही थी, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इसका हुआ क्या होगा आज। जेसी लीवर शाम को घर में आते हैं, उनकी बीवी दरवाजे पर उनका स्वागत करती है। वो एकदम हक्का बक्का रह गया, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि आज हुआ क्या। फिर उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि आज आपका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज मैंने मार्केट गिरने पे दांव लगाया था। फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि इसका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि अब हम और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने उस दिन $3 बिलियन कमाए स्टॉक मार्केट से, यानी कि 24 अरब रुपए सिर्फ एक दिन में। और स्टॉक मार्केट के सबसे भयानक महीने में वो बन गए दुनिया के सबसे अमीर इंसान। एक तरफ ये और इनका पूरा परिवार जश्न बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ कई सारे इन्वेस्टर ने आत्महत्या कर दी थी। लेकिन फिर 4 साल बाद इनकी कहानी में आता है ट्विस्ट। 1929 के बाद इनमें आ चुका था बहुत सारा विश्वास और बहुत ज़्यादा लालच। फिर ये कई सारी चीज़ें बड़े दांव पे लगाते गए और स्टॉक मार्केट ने एक टाइम के बाद इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। फिर ये 2 दिन लापता रहे। इनकी बीवी ने, इनकी फैमिली ने उनको खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर 2 दिन बाद ये खबर आती है कि इन्होंने आत्महत्या कर दी है। अब इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जेसी लिवरमोर अमीर बनने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उतने ही ज़्यादा खराब थे अमीर बने रहने में। अब जैसे अमीर बनने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत दिखाना पड़ती है, ऐसे ही अमीर बने रहने के लिए हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए होता है, यानी कि डर और पैशन, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, लेकिन लालच उसे ख़त्म कर देती है। और ऑथर कहते हैं कि आपको जो सक्सेस मिली है उसमें लक का भी कहीं ना कहीं फैक्टर तो होता है। जेसी लिवरमोर की स्टोरी में भी देखा जाए तो लक तो कहीं थोड़ा सा था। इसीलिए आपको जो सक्सेस मिली है उसे हर बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार किस्मत आपका साथ दे ये ज़रूरी नहीं। और आप वॉरेन बफेट के साथ इनको भी जानते होंगे, चार्ली मोंगर, इनकी शायद पिछले साल ही डेथ हुई थी, आप इनको जानते होंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले इन दोनों के साथ एक तीसरा बंदा भी था जो अब आपको शायद नहीं दिखता होगा। जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपका तीसरा पार्टनर कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं और चार्ली हमेशा से जानते थे कि हम बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं, लेकिन हम इसकी जल्दी में नहीं थे। हमारा जो तीसरा पार्टनर था वो बुद्धिमान तो था, लेकिन उसे थोड़ी जल्दी थी। आज देखा जाए तो वॉरेन बफेट, चार्ली मोंगर और रिक जो इनका तीसरा पार्टनर था, ये तीनों ही अमीर बनने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन रिक जो था इनका तीसरा पार्टनर, वो अमीर बनने में चूक खा गया और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। अब सवाल आता है कि ये स्किल आखिर हमारे अंदर कैसे आएगी। तो सबसे पहले आपको बर्बाद होने से बचना है, यानी आप किसी भी कंडीशन में हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, आप अमीर हो, मिडिल क्लास में हो या फिर लोअर क्लास में हो, जिसमें भी हो, सबसे पहले आपको बर्बाद होने से बचना है। उसके बाद में आती हैं दूसरी चीज़ें। और इस बुक के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में अमीर बने रहने के लिए आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कि आपको ज़्यादा रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अनब्रेकेबल होने पर। क्योंकि अगर आप अनब्रेकेबल होगे तो फिर ना कोई इंसान और ना कोई सिचुएशन आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। तो अगर आप अनब्रेकेबल, अटूट बन गए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको कई सारी परेशानियां आएंगी, कई सारी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आप उनसे डगमगाओगे नहीं और फिर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपकी हेल्प करेगी और आप बहुत आगे तक जाओगे। दूसरा है कि प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन आपने जो प्लान किया है ठीक उसका उल्ट भी हो सकता है, तो जरूरी है कि तब के लिए प्लान बनाया जाए जब आपका कोई भी प्लान काम ना कर पाए। थर्ड, आपको अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी होगी जो फ्यूचर को लेके आशावादी भी रहे और हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत भी रखे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके अमीर बने रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने हर हालत में काम करना चाहिए। आपका मन होता है तो काम करो, आपका मन नहीं होता है तो भी काम करो।
आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो काम करो, आपको अगर बुरा महसूस हो रहा है तो और भी ज़्यादा काम करो। अगर कोई कॉल आती है तो कहो हाँ जी भाई क्या हाल है, क्या काम है, बस उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। आपको हर चीज़ छोड़ सकती है, आपके सपने, आपकी फैमिली, हाँ आपकी फैमिली भी आपको छोड़ सकती है, आपके दोस्त, आप जिनसे प्यार करते हो वो लोग, आपको हर चीज़ आपको छोड़ सकती है, लेकिन आपका काम जो है वो हमेशा आपके काम आता है। तो सबसे पहले चाहे किसी भी हालत में हो, अपने काम पे फोकस करना। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने में, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी एज 15 से 20 के बीच में है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है तो फिर आपको ये किताब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पढ़नी चाहिए, और अगर 30 से ऊपर है तो भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मतलब कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।